हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसा क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ ही हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। रिसोर्सेज क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही हमने नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया था। फिर हमने मेन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है दोनों को डिस्कस कर लिया था। देन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे और हमने सबसे पहले एयर को पढ़ा था। बेटा, एयर क्या होती है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद में हमने देखा था कि जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जो पानी वाले एरियाज़ होते हैं बेटा, वहाँ पर एयर का मूवमेंट कैसे होता है, डे टाइम में कैसे होता है और नाइट के टाइम पर जो एयर है वो कैसे मूव करती है। तो हमने देखा था कि प्रेशर का डिफरेंस होता है दोनों में, एक लैंड पे और एक एक्वाटिक रीजन में या फिर सी में। और इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एयर का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। एयर मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। क्लियर? तो ये हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। हमने बायोस्फीयर देखा था बेटा, बायोस्फीयर क्या होता है, और बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स थे दो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। साथ के साथ ही एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर को भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर बेटा? तो एयर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में हम जो है आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये सब बेटा आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पर एसिड रेन की। तो एसिड रेन कल हम डिस्कस कर लिया था वैसे कि क्या होती है एसिड रेन, और कैसे एसिड रेन हमें हार्म पहुंचाती है, क्या अफेक्ट करती है एयर पॉल्यूशन हमें या हमारी हेल्थ को। तो बेटा इंडस्ट्रीज से जितने भी निकलने वाला जो सल्फर का या फिर नाइट्रोजन का वेस्ट होता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जितना भी वेस्ट होता है, जब ये वेस्ट वाटर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होता है या फिर अदर केमिकल्स के साथ में मिक्सिंग होती है इन सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तब क्या होता है बेटा, तब यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाटर और ऑक्सीजन या फिर अदर केमिकल्स के साथ में मिक्स होके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बेटा। और यही प्रेसिपिटेशन या तो वेट फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में एसिड रेन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ये जो इस तरीके से जो एसिड रेन आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये एसिड रेन क्या होता है बेटा, एसिडिक नेचर की होती है। और यही जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये वाटर के साथ मिलके और ऑक्सीजन या फिर अदर केमिकल के साथ मिलके एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कंडेंस होती है तो यही एसिड रेन की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट थे हमने देख लिए थे। इसके बाद में यहाँ पर एक और पिक्चर दिख रही होगी आपको, जहाँ पर दे रखा है सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, किस किस से एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर दे रखा है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है बेटा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होता है। इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जितना भी वेस्ट रिलीज होता है उससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से होता है। उसके बाद में यहाँ दिख रहा है आपको कमर्शियल रेजिडेंशियल हीटिंग, ठीक है, उससे होता है। एग्रीकल्चर से होता है और कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे मेजर कॉज कौन कौन से हैं जिनके थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है, हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो स्पॉइल होती है। तो बेटा इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा वो एक हार्मफुल कॉज है। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट, जितना भी गाड़ियाँ व्हीकल्स होती हैं बेटा, उनके थ्रू जितना भी वेस्ट या फिर जितना भी पॉल्यूशन रिलीज होता है। इसके बाद है नेक्स्ट वाटर। तो वाटर भी क्या है बेटा, एक नेचुरल रिसोर्स है
यहाँ पे लिखा है द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर। हमारे अर्थ पे जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे वेपर की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एटमॉस्फेयर में, जो रेन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। जब कंडेंस हो जाता है यही वाटर वेपर, तो यही रेन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। सलाइन वाटर कौन सा है बेटा? सलाइन वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सलाइन का मतलब है साल्टी वाटर। साल्टी वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सी में, ओशन में, यहाँ पे साल्टी वाटर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट फॉर्म में हमें वाटर वेपर की फॉर्म में देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, और ये रेन की फॉर्म में दिखाई देता है बाद में हमें, जब कंडेंस होके ये रेन की फॉर्म में हमें नज़र आता है। सलाइन वाटर जो है बेटा ये ओशन और सी में दिखाई देता है, जहाँ पे साल्टी वाटर होता है, उसी को बोलते हैं हम सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा होता है बेटा? जो कि स्टोर नहीं होता, लगातार जो है चेंज होता रहता है, तो उसे ही बोलते हैं हम फ्रेश वाटर। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड इन फ्रोजन आइस कैप। जो आइस कैप होते हैं उसमें बेटा, है ना, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, अंडरग्राउंड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, तो इन सब में जो होता है फ्रेश वाटर होता है। ब्राइन वाटर कहाँ होता है? तो सी एंड ओशन में। और वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट होती है? तो एटमॉस्फेयर में। तो ये तीन फॉर्म में वाटर हमें दिखाई देता है। इसके बाद में पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी लाइफ में वाटर क्यों ज़रूरी है? तो हम सब जानते हैं बिना वाटर के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई कंपोनेंट है तो वो है वाटर। हमारी सेल्स का सबसे मेन कंपोनेंट है वाटर। हमारी जितनी भी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस होती है वो बिना वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकती है। तो बेटा साथ ही साथ आपने देखा होगा जिन जगह पर ज़्यादा वाटर की सप्लाई होती है, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है जिन जगहों में, जिन एरियाज़ में, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो होते हैं मेगा डाइवर्सिटी एरियाज होते हैं, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, कौन से एरियाज होते हैं बेटा? मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और ये क्यों किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? क्योंकि बेटा वहाँ पर जर्मिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है, वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो प्लांट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे। इसके बाद में बहुत सारे सेल्यूलर प्रोसेस हैं हमारी बॉडी की, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो बिना इस वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकती हैं। तो वाटर आप समझ गए कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जितनी भी रिएक्शंस हो रही है लाइफ प्रोसेस की, सपोज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो बिना वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकती हैं। तो उन सबको कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर अगर हम बात करें तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है बेटा सॉलिड पार्ट या फिर ब्लड एलिमेंट। तो जो बेटा प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 55%, और यही प्लाज्मा एक ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना है बेटा? सबसे ज़्यादा है, 55% है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा या ब्लड के अंदर पार्ट है वो है वाटर का, जिसकी वजह से जो ब्लड है बेटा उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन है। क्लियर? इसके बाद में बॉडी में आप जानते हो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बेटा उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? तो वाटर। ठीक है, हम कैसे एनिमल हैं? हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं हम, तो इसीलिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? और एडजस्ट कैसे कर सकते हैं बेटा? तो वाटर है मेन रोल प्ले करता है हमारे टेम्परेचर को एडजस्ट करने में, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनको मॉइस्ट रखने में भी वाटर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ में जो वाटर है बेटा वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है तो वो भी वाटर की वजह से है,
क्योंकि फूड के लिए जितनी भी रिएक्शंस होती हैं या फिर जितने भी एंजाइम्स वर्क करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, वो बिना वाटर की प्रेजेंस के नहीं कर सकते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम्स होते हैं। तो फूड का जो डाइजेशन है बिना वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकता है। इसके बाद में लिखा है बेटा कि जो फूड है सॉरी ये जो वाटर है बेटा, वो वाटर क्या करता है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे फिल्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, तो इसी वाटर के थ्रू। तो वाटर क्या करता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी सेल्स से बाहर निकालने का भी काम करता है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा या फिर फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं, अलग अलग पार्ट्स तक फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें भी वाटर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारी सेल्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करने में भी वाटर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड बनाने के लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, और फूड के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि वाटर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। पहले फॉर्म्स लिखनी है वाटर की, वाटर किस किस फॉर्म में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसके बाद में क्या वाटर की इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंस तो देख ली, इसके बाद में हम देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हमने एयर पॉल्यूशन वाला पार्ट देखा था, ऐसे ही हम समझेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे हमने सिंपली मतलब समझा था एयर पॉल्यूशन का कि एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाना या फिर एयर के अंदर किसी केमिकल्स या फिर हार्मफुल सब्सटेंस की मिक्सिंग। ऐसे ही वाटर पॉल्यूशन क्या होता है बेटा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर किसी भी हार्मफुल केमिकल्स की मिक्सिंग हो जाए या फिर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट की मिक्सिंग हो जाए बेटा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? वाटर पॉल्यूशन। और ये वाटर पॉल्यूशन में जो बेटा पॉल्यूटेंट्स हैं ये केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे एल्गीज हो सकते हैं बेटा, है ना, एल्गीज हो सकते हैं, या फिर बैक्टीरियाज हो सकते हैं। केमिकल वेस्ट जैसे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं बेटा, डीडीटी हो सकते हैं, फर्टिलाइजर हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, वीडीसाइड्स। क्लियर? तो ये सारे जो केमिकल्स हैं इनकी मिक्सिंग हो सकती है वाटर में, या फिर किसी ऑर्गेनिक वेस्ट की मिक्सिंग हो सकती है। तो अगर किसी भी तरह के सब्सटेंस की मिक्सिंग होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, उसे बोलते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद में किस किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनके थ्रू वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको पता है बेटा इंडस्ट्रीज़ से जितना भी वेस्ट रिलीज़ होता है, कई बार इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट रिलीज़ होता है, और ये हार्मफुल वेस्ट इंडस्ट्री सीधे वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्पोज कर देती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है ये, और इससे वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। इसके बाद में सीवेज, जो नालियाँ होती है बेटा, उनके उनके अंदर क्या होता है, कई बार बहुत ही जब वेस्ट रिलीज़ करा जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और ये हमें डिजीज करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग की जाती है बेटा, माइनिंग के थ्रू भी एक वाटर की क्वालिटी स्पॉइल होती है, वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब माइनिंग की जाती है बेटा तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स जैसे हैवी मेटल्स रिलीज़ होते हैं, और ये हैवी मेटल्स जब वाटर के साथ में इनकी मिक्सिंग होती है तो जितने भी बेटा एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, और अगर ऐसा ही वाटर हम कंज्यूम करते हैं तो कैंसर जैसी डिजीज़ होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। तो आपको पता है बेटा जब एग्रीकल्चर प्रोसेस किया जाता है तो एग्रीकल्चर में जब हम फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यही पेस्टिसाइड या फिर ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये वॉश ऑफ होके बेटा जब हम इरिगेशन करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, तो यही सारे फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के साथ साथ ये वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं बेटा, या फिर जो बेटा वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन के लेवल को ये कम कर देते हैं,
और ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएगा तो आप समझते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ दी मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे बेटा ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, बहुत से फंगस भी होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस के सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये सारे पॉइंट समझ में आए। इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, सीवेज के थ्रू, माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के थ्रू। इसके बाद में कुछ इफेक्ट्स हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं इस वाटर पॉल्यूशन के। तो यहाँ पे फर्स्ट है बेटा कि एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन मेक इट पॉइजनस एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर कंजप्शन। जब ये फर्टिलाइजर, इतने भी एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं बेटा, है ना, जितने भी पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर हैं, जितने भी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज से जितने निकलने वाला वेस्ट है, अगर ये वाटर बॉडीज़ के साथ में मिक्स हो जाता है तो हमारे लिए ये पॉइजनस हो सकता है, हमें काफ़ी सारी डिजीज हो सकती है, हमारे ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद में इट कैन ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन बैक्टीरिया डेट कॉजेज सीवियर डिजीज लाइक कोलेरा। तो बेटा अगर इस टाइप के वाटर को कंजप्शन किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए लिया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो हमें काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम दे रखा है बेटा, कोलेरा। इसके बाद में वाटर पॉल्यूशन कैन लीड टू अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर विच अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। तो बेटा जब ये वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा एक्वेटिक बॉडी में, तो क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर पॉल्यूशन कैन कॉज चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स स्पेशली फॉर देयर एग्स। ठीक है, तो बेटा जो वाटर पॉल्यूशन होता है उससे एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ तो अफेक्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स है बेटा जिनको एक सूटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वाटर पॉल्यूशन होगा बेटा तो टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज़ होने की वजह से जैसे इंक्रीज़ होगा तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होगी बेटा, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स को रिप्रोडक्शन के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस सूटेबल टेम्परेचर के बिना ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके जो एग्स होते हैं उनके लिए भी वाटर जो है, ये पॉल्यूट वाटर या फिर जो टेम्परेचर है, इंक्रीज टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया पॉइंट सारे कि वाटर पॉल्यूशन के थ्रू, जब हम वाटर पॉल्यूशन होता है बेटा, जब वाटर पॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट की मिक्सिंग होती है, और उसी ऑर्गेनिक वेस्ट की मिक्सिंग से या फिर न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग से जो एल्गीज हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये जैसे ही एल्गीज डेड होते हैं बेटा, जैसे ही डेथ होती है इनकी, ये डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होते ही डिकम्पोजर इनको फीड करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, और साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करने से एक्वाटिक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के उनमें प्रॉब्लम आती है बेटा, रिप्रोडक्शन वाला स्टेप जो है उनको प्रॉब्लम आती है वाटर पॉल्यूशन की वजह से। और साथ ही साथ में उनमें जो बेटा एग्स होते हैं, एग्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सॉइल। तो सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस थे, तो आपको पता है बेटा कि सॉइल वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉइल के अंदर अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है बेटा दी अपर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे बोलते हैं हम क्रस्ट।
ठीक है। और इस क्रस्ट के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से लाइफ सस्टेन होती है अर्थ पे। क्लियर। जो बेटा क्रस्ट होती है, क्रस्ट के साथ साथ यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट होती है और माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो माउंटेन्स और रॉक्स से बाउंडेड होती है ये क्रस्ट। और यहाँ पर लिखा है थर्ड पॉइंट, ओवर अ लार्ज कोर्स ऑफ टाइम दीज रॉक्स ब्रेक डाउन थ्रू सम केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। जब यही जो बेटा पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक ब्रेक डाउन होती है केमिकल चेंजेस की वजह से, बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, या फिर फिजिकल प्रोसेस की वजह से, देखेंगे हम आगे कैसे ये प्रोसेस होते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होने के लिए केमिकल प्रोसेस होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं और फिजिकल प्रोसेस होते हैं, तब जाके सॉइल बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। इसके बाद में सॉइल प्रोफाइल एक टॉपिक दे रखा है बेटा आपके एनसीईआरटी में। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है दिस सॉइल इज फाउंड इन सेवरल लेयर्स विच आर अरेंज्ड एज द सॉइल इज फॉर्म्ड। तो सॉइल में, सॉइल का जब वर्टिकल सेक्शन काटते हैं हम, तो वर्टिकल सेक्शन में देखने पे हमें पता चलता है कि सॉइल में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है, और इन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्लियर। इन्हीं लेयर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। अलग अलग जो लेयर देखने को मिलती है इसमें, ये सारी जो बेटा हमें सारी सॉइल जो अलग अलग टाइप की लेयर देखने को मिलती हैं, इन सारी लेयर्स को कंबाइंडली बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल, और हर एक लेयर को बोलते हैं हम हॉरिजन। क्लियर। दीज लेयर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो पार्टिकल की साइज अलग अलग होती है हर हॉरिजन्स में। जो लेयर दिखती है हमें सॉइल की अलग अलग, उन्हें बोलते हैं हॉरिजन्स, और उन हॉरिजन्स के अंदर सॉइल पार्टिकल्स की साइज अलग होती है, साथ साथ इनका कलर भी अलग होता है। क्लियर बेटा। तो हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से हॉरिजन्स होते हैं, प्रोफाइल क्या होती है, पर ये डिस्कस कर लेते हैं। दिस सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ लेयर टू द सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है बेटा? जो भी लेयर्स प्रेजेंट है, जब हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है। तो इन्हीं लेयर्स को, हर एक लेयर को बोलते हैं हम हॉरिजन, और लेयर्स जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है, और इसी सीक्वेंस को, इन्हीं लेयर्स के सीक्वेंस को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। द लेयर्स ऑफ सॉइल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ द सॉइल। हर जो लेयर है उसका यूजेस अलग अलग है। जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो ह्यूमस रिच होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वेजिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नीचे अगर हम और मूव करते हैं सॉइल में, तो हमें एक लेयर ऐसी दिखती है जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, या रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, या पेरेंट रॉक प्रेजेंट होती है। दिस सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 layers such as soil is called such a soil is called mature soil। इस सॉइल में अंदर हमें चारों लेयर दिखाई देती है, वो क्या होती है? मैच्योर सॉइल, जिसमें अलग अलग लेयर सारी प्रेजेंट है। क्लियर। और जिसमें यहाँ पे दे रखा है कि 2 लेयर ही प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं इमेच्योर। तो मैच्योर सॉइल किसे बोलते हैं? जिसमें सारी लेयर प्रेजेंट है चारों, और जिसके अंदर 2 लेयर ही प्रेजेंट है उसे बोलते हैं इमेच्योर सॉइल। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया सॉइल प्रोफाइल? नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरिजन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो बेटा ये आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर सॉइल चैप्टर के अंदर। सबसे पहले होती है हॉरिजन ए। ठीक है, टॉप सॉइल या फिर हॉरिजन ए। अब जो बेटा हॉरिजन ए होती है ये थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, या फिर जो सबसे ऊपर वाली जो सॉइल की लेयर होती है वो थोड़ी डार्क कलर की होती है बाकी नीचे की लेयर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है या फिर जो हॉरिजन ए होता है वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट या फिर एनिमल के वेस्ट पार्ट होते हैं वो इसी टॉप सॉइल के अंदर डीकम्पोज होते हैं। किनके थ्रू? डीकम्पोजर्स के थ्रू। और जब ये डीकम्पोज हो जाते हैं तो यही डीकम्पोज्ड मैटर ह्यूमस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक ब्लैकिश सॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
और ये ब्लैक सॉइल या फिर जो ये ह्यूमस है बेटा, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ डार्क इन कलर, पोरस एंड कैन होल्ड एयर एंड वाटर इन गुड अमाउंट। तो यही जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट के वेजिटेशन के लिए, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये डार्क कलर की होती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, पोरस होती है, इसलिए रूट्स जो होती है इनको इजीली पेनिट्रेट कर लेती है प्लांट्स की। इसमें होल्ड वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है इसीलिए एयर और वाटर को होल्ड कर सकती है। ड्यू टू सच क्वालिटीज़ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दी टॉप सॉइल। जितने भी बैक्टीरिया हैं बेटा, जितने भी फंगस हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, अलग अलग जितने भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी टॉप मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया बेटा? इसके बाद में यहाँ लिखा है बेटा हॉरिजन ओ, some soil contains a layer of organic matter which consists of a large amount of decomposed leaf। decomposed leaves का मैटर होता है या फिर ह्यूमस, और यही ह्यूमस जो होती है बेटा ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है बेटा हॉरिजन बी। हॉरिजन बी क्या होता है? हॉरिजन ए के नीचे हॉरिजन बी प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर होता है हॉरिजन ओ, फिर हॉरिजन ए, फिर हॉरिजन बी। तो हॉरिजन बी क्या करता है? हॉरिजन बी के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो ए की कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा साइज के होते हैं। तो इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल, इट इज़ हार्ड एंड कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होती है टॉप सॉइल कंपैरिजन में, और साथ ही साथ इसका कलर कैसा होता है बेटा? तो लाइट कलर की होती है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस का अमाउंट नहीं होता है। क्यों होती है बेटा लाइट कलर की? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस का अमाउंट नहीं होता है। ह्यूमस क्या होती है? तो आप समझ गए होंगे कि डीकम्पोज्ड मैटर होता है बेटा, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डीकम्पोज होने के बाद में ये ह्यूमस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हॉरिजन बी के अंदर ह्यूमस का अमाउंट नहीं होता, इसीलिए लाइट कलर की होती है। इसके बाद में जो बेटा ये सब सॉइल या जो हॉरिजन बी है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये ए जो है हॉरिजन के नीचे प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ में साल्ट्स या मेटल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखा है बेटा व्हेन फार्मर्स प्लग देयर फील्ड दे ऑफन मिक्स द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल सो दैट क्रॉप्स कैन ग्रो इजीली। जब फार्मर प्लगिंग करता है बेटा तो टर्निंग के थ्रू क्या होता है, जो दोनों सॉइल होती है वो मिक्स हो जाती है, हॉरिजन ए और हॉरिजन बी दोनों मिक्स हो जाते हैं बेटा, क्योंकि हॉरिजन बी भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मिनरल्स और जितने भी साल्ट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही हॉरिजन ए के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो जब फार्मर्स प्लगिंग करते हैं बेटा एग्रीकल्चर के टाइम पे, तो दोनों सॉइल को मिक्स करते हैं। क्लियर? ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट है हॉरिजॉन सी। ठीक है, हॉरिजॉन सी। तो यहाँ पे लिखा है बेटा हॉरिजन बी के नीचे वाली जो सॉइल है उसको बोलते हैं हम हॉरिजन सी, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इसके जो बेटा सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा साइज़ के होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्टोन्स और रॉक्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है और ना ही प्लांट की रूट्स यहाँ तक पेनिट्रेट हो पाती है। क्लियर? तो ये काफ़ी नीचे की लेयर होती है बेटा। इसके बाद में हॉरिजन आर और बेड रॉक, तो यहाँ पर बड़े बड़े अनवेदर्ड रॉक्स प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक है, जिनकी वेदरिंग नहीं हुई है वो वाली रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, तो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं। ये सबसे नीचे प्रेजेंट होती है बॉटम में। तो इसी को बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइलिंग। तो अलग अलग सॉइल की लेयर देखी हमने, हॉरिजन ए बी सी। ठीक है, उसके बाद में हॉरिजन आर। तो ये जो सॉइल की जो लेयर है इन्हीं के सीक्वेंस को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर चारों लेयर प्रेजेंट होती है बेटा तो उसी को बोलते हैं हम, चारों लेयर अगर प्रेजेंट होगी तो क्या बोलेंगे सॉइल को? मैच्योर सॉइल। और अगर दो ही लेयर प्रेजेंट होगी हॉरिजन ए और हॉरिजन बी तो उसे बोलेंगे हम इमैच्योर सॉइल। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया बेटा?
इसके बाद में सॉइल कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर। तो सॉइल में काफ़ी सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के पीसेस प्रेजेंट होते हैं। डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स जो कि ह्यूमस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ह्यूमस प्रेजेंट होती है। इसके बाद में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट। रूट्स भी प्रेजेंट होती है, काफ़ी सारे प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स प्रेजेंट होती है, डिकम्पोज्ड पार्ट प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इन सब से मिलके सॉइल का कंपोजिशन होता है। समझ में बेटा? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के टाइप को डिपेंड करते हैं या डिसाइड करते हैं सॉइल के टाइप को। तो कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं इसमें। तो सबसे पहले बेटा ह्यूमस। अगर ह्यूमस ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होगी सॉइल के अंदर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। साथ ही साथ में अगर ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है तो सॉइल पोरस होगी, और जो प्लांट्स की रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को पेनिट्रेट कर पाएगी। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस डिपेंड करेगी। अगर ह्यूमस ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एयर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होगी सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो ये भी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और ह्यूमस की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक भी डिसाइड करती है, दे डिसाइड द मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो बेटा पेरेंट रॉक के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, अगर इसी पेरेंट रॉक की वेदरिंग होगी तो सॉइल के अंदर भी वो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो पेरेंट रॉक्स के अंदर कौन से मिनरल प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पे। ठीक है, तो जो भी मिनरल्स पेरेंट रॉक के अंदर प्रेजेंट होंगे, सॉइल भी उसी रॉक से बनी हुई है ना, उसी पेरेंट रॉक की वेदरिंग से सॉइल बनती है। और जो मिनरल इस पेरेंट रॉक के अंदर होंगे वही सॉइल के अंदर भी होंगे। मान लो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है तो सॉइल के अंदर भी क्या होगा, आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा। ऑल दीज फैक्टर्स आर डिसाइड विच काइंड ऑफ प्लांट विल ग्रो इन दी सॉइल, इन दैट सॉइल। तो यही जो अलग अलग टाइप की सॉइल होती है बेटा, वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपको पता है कि कॉटन का जो प्लांट होता है, वो कॉटन का प्लांट ब्लैक सॉइल के अंदर अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो अलग अलग प्लांट्स के लिए सुटेबल सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर एक प्लांट के लिए अलग सॉइल यूज़ होती है। इसके बाद में जो टॉप सॉइल होती है बेटा, जिसमें ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो टॉप सॉइल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। और अगर टॉप सॉइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस का अमाउंट होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसके बाद है कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन। कैसे कैसे कौन से वेज है जिनके थ्रू सॉइल पोल्यूशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, जो पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, और जितने भी केमिकल्स जैसे वीडीसाइड्स, ये सारे केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन की हेल्थ के लिए। अगर हम इन सारे केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, तो यही सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गन्स फेलियर के कॉज ये बन सकते हैं। इसके बाद में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। जब हम इतने ज़्यादा अमाउंट में ये केमिकल्स यूज़ करते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारी सॉइल में, वो भी अफेक्ट होते हैं इनसे, उनके नंबर कम हो जाते हैं। साथ ही साथ में अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर कम होते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी सॉइल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर कम होंगे तो हमारी जो सॉइल है उसका नेचर बदल सकता है।
और या फिर बोल सकते हैं उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है। इसके बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल या मिनरल साइकिल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है या फिर जो डिकम्पोजर होते हैं उन्हें सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सिंपल न्यूट्रिएंट दोबारा से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मिनरल साइकिल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अर्थवर्म के नंबर भी अफेक्ट होते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो अर्थवर्म के नंबर भी कम होते हैं। और अर्थवर्म आप जानते हैं हमारी जो फील्ड है या फिर एग्रीकल्चर में कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हमारी जो सॉइल है वो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो धीरे धीरे उसका रिडक्शन होता है जब वो फ्लोइंग वाटर या फिर विंड के कांटेक्ट में आती है, एक्सपोजर में आती है। तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है ह्यूमस वाली, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस वाटर या विंड के साथ में एक्सपोजर में आ जाती है वो सॉइल और जिससे सॉइल रिडक्शन होता है। वैसे ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। डीफॉरेस्टेशन के थ्रू अगर प्लांट्स की रेगुलर कटिंग की जाती है, कट किया जाता है उन्हें, तो बेटा पता है आपको कि प्लांट्स सॉइल को होल्ड करने का काम करते हैं। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करती है। अगर प्लांट्स की कटिंग की जाती है तो सॉइल धीरे धीरे लूज होने लगती है और धीरे धीरे इनका रिडक्शन हो सकता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे माइनिंग और जो एक्सट्रैक्शन या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इन सब से भी सॉइल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है या फिर बोल सकते हैं हम फर्टिलिटी लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। इसके बारे में देखते हैं हम क्या क्या इफेक्ट्स हैं सॉइल पोल्यूशन के। तो सबसे फर्स्ट दिया है अफेक्ट दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। इसके बाद में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, धीरे धीरे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। इसके बाद में फर्टिलाइजर डिके दी क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनसे सॉइल की जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज होता है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद में अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स हु कंज्यूम फूड। अगर हम अपने एग्रीकल्चर में ज़्यादा ज़्यादा इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं जैसे फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स, तो ये केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैंने अभी बताया आपको कि ये हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं और एक्यूमुलेट होने के बाद में ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको फेलियर होने का रीज़न बन सकते हैं। या फिर अगर इन फर्टिलाइज़र की मिक्सिंग होगी एक वाटर बॉडीज़ के अंदर तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट की लाइफ अफेक्ट हो सकती है। इट कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल थस डिकेइंग द ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। तो साथ ही साथ में जितने बैक्टीरिया, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके नंबर या उनकी पॉपुलेशन को भी ये कम कर देते हैं ये केमिकल्स। इसके बाद में सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, तो मैंने बताया अभी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ह्यूमस वाली, अगर उसका धीरे धीरे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और रिडक्शन होने की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है या फिर वेजिटेशन कम से कम होता है, तो इसे ही बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द अपर लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे थस लीडिंग टू डिग्रेडेशन इन दी सॉइल क्वालिटी। तो बेटा क्या होता है, जब जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की उसके धीरे धीरे रिडक्शन होने लग जाता है एयर या विंड के थ्रू, वो अपनी जगह से हटती चली जाती है, तो उसे ही बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। क्लियर। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े बेटा यहाँ पे, जैसे सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन किन किन कॉजेज से होता है, क्या अफेक्ट्स होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के। ऐसे ही हमने सॉइल के अलग अलग हॉरिजन्स को डिस्कस किया आज की क्लास में, और सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, हॉरिजन्स क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आपको इन्हें लर्न करना है बेटा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, पढ़ने वाला, रीड करने वाला चैप्टर है। एक बार अगर आप एक बार रीड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए
गुड लक।